आज का हमारा विषय है मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकार के विषय में बात करेंगे। मूल अधिकार क्या है, अधिकारों का इतिहास क्या रहा, मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है और कैसे कैसे मौलिक अधिकारों का विकास होता है। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, राज्य अपने अंदर किस किस को लेता है, राज्य के दायरे में कौन कौन आते हैं, क्या क्या संस्थाएं आती हैं। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों में असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां एवं अनुच्छेद 368 का संबंध, विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्टता करने के लिए दिए गए सिद्धांत, जैसे आच्छादन का सिद्धांत, पृथकीकरण का सिद्धांत और अधित्यवान का सिद्धांत। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 5 प्रकार के रिट या लेख जारी किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में क्या अंतर है। अनुच्छेद 33 संसद की शक्ति इस भाग द्वारा बलों को उनके आवेदन में प्रदत्त अधिकारी को संशोधित करने की शक्ति देती है। अनुच्छेद 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध, जबकि मार्शल लॉ किसी भी क्षेत्र में लागू है। अनुच्छेद 35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कानून। तो इन सभी बातों को हम विवरणात्मक अध्ययन करेंगे कि मौलिक अधिकारों में ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये बहुत बार पूछी जाती हैं। पहला है मौलिक अधिकार क्या हैं। मौलिक अधिकारों की मनुष्य को जरूरत क्यों है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सुखमय तथा विकसित करना चाहता है। अपने आजीविका के लिए, अपने सर्वांगीण विकास के लिए उसे अवसर मिलने चाहिए। विकास के लिए राज्य द्वारा व्यक्ति को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं उन्हें अधिकार कहा जाता है। वो जो सुविधाएं संविधान द्वारा प्रदान की जाती हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार वे बुनियादी और आवश्यक स्वतंत्रताएं हैं जो भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को प्रदान की जाती हैं। ये अधिकार समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण से सुरक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रताओं का, सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार न्यायपालिका द्वारा लागू किए जा सकते हैं और इन्हें संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान को जोड़ा गया है जो न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब क्या होता है, यानी कि न्यायालय इसकी रक्षा करता है। आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं और राज्य के जो और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इसकी गारंटी देते हैं यदि किसी को ये अधिकार नहीं मिलते या इन अधिकारों का हनन होता है तो। अधिकारों का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। अधिकारों का इतिहास 1215 की मैग्ना कार्टा यूके से शुरू होता है। वहाँ यूके से शुरू होता है। 1215 का मैग्ना कार्टा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज, यानी स्वतंत्रता का महान चार्टर या स्वतंत्रता का अधिकार पत्र।
ये विश्व का पहला स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। उसके बाद 1688 की ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से क्रांति यदि कहीं हुई तो वो 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को माना जाता है। वहाँ के तत्कालीन सम्राट जेम्स सेकंड ने गद्दी छोड़ दी और उसकी जगह पर प्रिंस विलियम व मेरी दामाद और उसकी पुत्री ने गद्दी संभाली। यानी ये पहली ऐसी गद्दी या राज है विश्व का जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बदल गया। तथा 1689 के बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा की गई और इसे संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। इसी के 2 साल बाद अमेरिका के संविधान में, यानी 1789 में घोषणा हुई तो 2 साल बाद 1791 में यूएसए के संविधान में संशोधन करके अधिकारों को संविधान का हिस्सा बनाया गया। ये संशोधन सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स कहलाए। भारतीय मूल अधिकार इन्हीं से प्रभावित हैं, यानी भारत ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो अमेरिका से प्रभावित होकर दिए हैं। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कर दी। 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति, यानी भारत में मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति या इतिहास क्या रहा है। मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले 1895 में भारत का संविधान विधेयक के रूप में सामने आई। यह विधेयक, जिसे लोकप्रिय रूप से स्वराज विधेयक 1895 के नाम से जाना जाता है, दूसरी बार 1919 के रोल्ट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को व्यापक शक्तियां दी, जिसके तहत लोगों को अनिश्चित काल तक गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में रखा गया। बिना वारंट और बिना तलाशी के जबरदस्त उनको जेल में डाला गया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने, मीडिया व प्रकाशनों पर कड़ी सेंसरशिप लगाने की अनुमति दी गई। इन सभी के अधिनियमों के विरोध में देश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियानों की शुरुआत हुई, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं की गारंटी और सरकारी शक्ति पर सीमाओं की मांग की गई। भारत के लोग जो स्वतंत्रता और अपना स्वयं का शासन चाहते थे, विशेष रूप से आयरलैंड की स्वतंत्रता और उसके संविधान के विकास से प्रभावित थे। उसी समय पर आयरलैंड में स्वतंत्रता मिल चुकी थी। साथ ही आयरिश संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को स्वतंत्र भारत की सरकार के लिए प्रेरणा के रूप में देखा गया। वहाँ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया गया, उसी को प्रेरणा मिली, उससे और ज़्यादा भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा गया। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? अधिराज्य। अधिराज्य क्या होता है कि भारत राज स्वयं करे और कानून अंग्रेजों के बनाए हुए रहें। इसे हम डोमिनियन स्टेट की कहते हैं कि जो भारत ब्रिटिश अधिनियम 1935 या भारत ब्रिटिश अधिनियम 1919 है, उसके आधार पर हम शासन चला लेंगे। सरकार, प्रधानमंत्री भारत का होना चाहिए, राज स्वयं का होना चाहिए और गवर्नर बेशक भी ब्रिटेन का बना रहो। इसे हम डोमिनियन स्टेट कहते हैं। तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग के साथ साथ सार्वभौमिक मताधिकार के तहत चुनाव की बात की गई और मौलिक अधिकारों की गारंटी, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व और सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव किया गया। यानी सरकार की जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल सीमित कर दी जाएं, वो इस तरीके से भारत के ऊपर जुल्म ना करें, भारतीयों के ऊपर जुल्म ना करें। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर मौलिक नागरिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ न्यूनतम वेतन और छुआछूत और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति जैसे सामाजिक आर्थिक अधिकारों की वकालत की। ग्रेनविल ऑस्टिन का मत है कि नेहरू रिपोर्ट को संविधान में निर्दिष्ट मूल अधिकारों का अग्रदूत कहा जा सकता है।
यानी कि वर्तमान समय में जो मूल अधिकार लागू हुए वो नेहरू रिपोर्ट के अग्रदूत थे। संविधान सभा में मूल अधिकारों व अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में समितियां बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी के संदर्भ में 2 उप समितियां भी बनाई गई, जिसमें एक समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी जो मूल अधिकारों से रिलेटेड थी और दूसरी अल्पसंख्यक व्यक्तियों से रिलेटेड थी, जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी बनाए गए। मौलिक अधिकारों को मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए प्रथम मसौदा संविधान फरवरी 1948 और द्वितीय मसौदा संविधान 17 अक्टूबर 1948 और अंतिम तृतीय संविधान मसौदा संविधान 26 नवंबर 1949 में शामिल किया गया था। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, क्या क्या है इनमें मौलिक अधिकारों में, तो ये विशेषताओं में हमें नजर आएगा। संविधान द्वारा संरक्षित हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं। सामान्यतः कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। सभी अधिकारों को गारंटी प्रदान नहीं की जाती। सिर्फ अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 को भारतीय संविधान गारंटी देता है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक विदेशी हों या व्यक्ति कानूनी व्यक्ति हों, जैसे परिषद एवं कंपनियां। ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि किसी साधारण विधेयक के तहत इसमें कटौती नहीं की जा सकती। संसद के विधेयक के तहत इसमें कटौती की जा सकती है। ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य हैं, यानी कि इसको असीमित नहीं किया जा सकता। हर किसी अधिकार पर लिमिट है। जैसे स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है, तो यह नहीं है स्वतंत्रता के माध्यम से हम कुछ भी करें, कितनी स्पीड से बाइक चलाए नहीं, बिना हेलमेट के बाइक चलाए नहीं, तो इस पर लिमिट्स हैं। रोड के कौन सी साइड चलना है, तो इस कानून स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन उसके साथ कुछ लिमिट्स देता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य जरूर है, आपके लिए सकारात्मक है, आपके फायदे के लिए की चीज है। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, हालांकि कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। राज्य को यह अधिकार है कि उन पर राज्य कानूनों को सीमित कर सकता है, और सीमित करने का जो कारण है वो उचित है या अनुचित है, इसकी व्याख्या करने का काम है न्यायालय का। ये न्यायोचित है, जबकि इनका उल्लंघन होता है तो ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायोचित हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है, तो इसके को प्राप्त करने के लिए या उस व्यक्ति के खिलाफ जाने के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। निलंबन का मतलब है कुछ समय के लिए निलंबन। जब तक देश में आपातकाल लागू रहेगा तब तक मौलिक अधिकारों का निलंबन रहता है। अनुच्छेद 20 और 21 पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपात के आधार पर भी स्थगित किया जा सकता है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और अन्य ऐसी ही सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। ऐसे कौन से अधिकार हैं मौलिक अधिकारों में जो भारत देश के नागरिकों को प्राप्त हैं, और ऐसे कौन से अधिकार हैं जो भारत देश के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार कौन से हैं जो कॉमन हैं शत्रु देश के लोगों को छोड़कर? कानून के समक्ष समानता, यह अपने लिए भी लागू है और विदेशियों को भी लागू है।
अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, कुछ विशिष्ट संस्थानों में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। यह है भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो कौन से हैं? धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है? जो सरकारी जितनी भी चीजें हैं, सरकारी सुविधाएं जितनी हैं, या सरकारी शिक्षा संस्थान है, या सरकारी नौकरियों की बात है, तो उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी, 6 जो मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 में, वो भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ये अधिकार थे जो विदेशियों को और भारतीयों को प्राप्त थे। अब अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक एक एक अनुच्छेद का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो राज्य के दायरे में आती हैं, राज्य किन किन संस्थाओं पर नियमों को कानून बना सकता है, किस राज्य किस पर दायरा है या नहीं है। तो राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। राज्य की यह परिभाषा भाग 3 मूल अधिकार व भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दोनों पर लागू होती है। मूल अधिकारों के अध्ययन की शुरुआत राज्य से होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। न्यायालय द्वारा घोषित वादों तथा संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित अधिकार शामिल किए गए हैं। जैसे इसमें कौन सी चीजें हैं, कौन सी राज्य के दायरे में आती है और कौन सी राज्य के दायरे में नहीं आती है। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद है। जितने भी कार्यकारी यानी कि कानूनों को लागू करने की बात और कानून बनाने की बात। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्यास सभी राज्य के अंडर काम करते हैं, के दायरे में आते हैं। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONC, सेल आदि भी इसी के अंडर कार्य करती हैं, इसी के दायरे में कार्य करती हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। चाहे विधान पालिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका हो, तीनों राज्य के दायरे में आती हैं। कुछ स्वतंत्र निकाय भी हैं जो राज्य के दायरे में नहीं आते, जैसे चुनाव आयोग है और अपनी UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब नेक्स्ट हम अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों को कम करने वाला या मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है तो वो संसद का बनाया हुआ कानून अपने आप असंगत हो जाता है। इन विषयों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है? अनुच्छेद 13/1 में संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त फोरस सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं, यानी इस भाग को सीमित नहीं करती हो या इस भाग को कम नहीं करती हो। अनुच्छेद 13(2) में विधान पालिका ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कम करती हो या इन पर अंकुश लगाती हो, और इस भाग के उल्लंघन में बनाएगी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13(3) में इसमें विधि की परिभाषा दी गई है। विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, नियम, विनिमय, उपविधि, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा को शामिल किया जाता है। विधि की परिभाषा के तहत पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कानून, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ नहीं आते।
विधि क्या है, विधि क्या है और विधि का और 368 का संबंध क्या है? क्या संविधान संशोधन 368 विधि है? बिल्कुल विधि है। शंकरी प्रसाद वाद में 1951 में संविधान संशोधन विधि नहीं है, क्योंकि विधि कानून के अंतर्गत साधारण बहुमत से बने संसदीय विधि आती है, जबकि 368 में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सज्जन सिंह वाद 1965 यही निर्णय दोहराया सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन गोलकनाथ वाद में 1967 में विधि में संविधान संशोधन भी आता है। शंकरी प्रसाद में और सज्जन सिंह में विधि नहीं माना गया, लेकिन गोलकनाथ वाद 1967 में विधि माना गया। किसको माना गया? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368 संविधान के 20वें भाग में जो प्रक्रिया है उसको माना गया है। नोट: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि सामान्य विधि व संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। गोलकनाथवाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु 1971 में 14वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 में 13(4) धारा जोड़ी गई। अब 13(4) धारा में क्या है? अनुच्छेद 13(4) अनुच्छेद 13(3) में जो विधि शब्द परिभाषित किया गया है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत होने वाले संविधान संशोधन शामिल हैं। केशवानंद भारतीवाद 1973 अनुच्छेद 13(3) में वर्णित विधि में संविधान संशोधन नहीं आते। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की इस शक्ति का आधार अनुच्छेद 13 है, अर्थात अनुच्छेद 13, 32 और 226 जैसे संवैधानिक उपबंध न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्टता करने हेतु दिए गए सिद्धांत, जैसे आच्छादान का सिद्धांत है। आच्छादान का सिद्धांत क्या है? अनुच्छेद 13(1) में एक दिया गया है, इसमें संविधान से पूर्व विधियां दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने से ढक जाती है। अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता यह ग्रहण हट जाता है। साथ ही मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विधि जो उस मूल अधिकार के प्रावधान के कारण अप्रभावी हो तो उसे आच्छादन हट जाएगा। पृथकीकरण का सिद्धांत। पृथकीकरण का सिद्धांत: यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। उदाहरण के अनुसार अनुच्छेद 13(2) में उस मात्रा तक वाक्यांश में पृथकीकरण का सिद्धांत है। अधित्याग का सिद्धांत: कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता। यानी कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई अपनी इच्छा से कोई अपने अधिकारों का त्याग कर दे, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर व गरीब है, जो भारतीय संविधान के बारे में अच्छे से नहीं जानती है, भारतीय संविधान के बारे में जागरूक नहीं है, अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए यह अधिकार त्याग का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। यह पहला मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को वंश, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर सम्मान माना है। कानून सभी को बराबर मानती है। कानून चाहे वो प्रिंसिपल हो, पीएन हो, भारत देश का प्रधानमंत्री हो या इस देश का जनजातीय व्यक्ति या मजदूर हो, सभी को कानून एक दृष्टि से मानता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति या संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां
या किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति इसमें सम्मिलित होता है। अपवाद क्या है, किन किन चीज़ों पर यह लागू नहीं होता। अनुच्छेद 368 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को ये शक्तियां प्रदान करता है कि वो जब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब वो अपने कार्यकाल के दौरान उन पर कोई जवाबदेही नहीं होती, वो कोर्ट में कोई केस नहीं चल सकता। जैसे आपको पता है कि इन लोगों को हटाने के लिए भी महाभियोग चलाया जाता है, इसकी भी कोर्ट में कोई याचिका नहीं लगाई जा सकती। इसी में दूसरा अपवाद है अनुच्छेद 361A में संसद यानी संसद के सांसद और राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्यों को भी अधिकार है कि संसद की कार्यवाहियों में या वो किसी समिति के सदस्य होने के साथ साथ यदि वो कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे वो बात अच्छी ना हो या उसके विरोध में हो, तो भी इसका मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या उसकी किसी समिति में शामिल कोई भी संसद का सदस्य या राज्यों की समिति में राज्य के एमएलए हों तो भी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अनुच्छेद 194 के अनुसार राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी के साथ विदेशी संप्रभु शासक हो या कोई राजदूत, डिप्लोमेट या कूटनीतिज्ञ हो, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से वो मुक्त होते हैं, उन पर भी ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 15 में भेदभाव की मनाही। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। अपवाद के तौर पर क्या है कि महिलाओं, बच्चों, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के लिए उत्थान के लिए राज्य प्रावधान कर सकता है, जैसे रिजर्वेशन, जैसे मुफ्त शिक्षा, जैसे दाल चावल देना आदि अनेक सहायता कर सकता है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, यानी कि जो सार्वजनिक प्रयोजन की बात है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें किसी के साथ अवसर की समानता के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता बराबर होगी। अपवाद के तौर पर क्या है कि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है, किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जातिगत सामाजिकता को खत्म किया गया है। अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 में समाप्त कर दिया गया है। किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। यदि इसका आचरण होता है तो वो निषेध है, कानून की दृष्टि में उसे सजा मिलेगी। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जैसे इसी के अंदर आता है कि SC/ST मुकदमा लगाया जाता है, आपने सुना होगा। यदि हम किसी SC/ST वर्ग के व्यक्ति को जातिगत सूचक शब्द कहते हैं या उसके साथ सामाजिक आचरण करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में आर्टिकल 17 के तहत आप पर मुकदमा चलेगा और आप पर कार्रवाई हो सकती है। अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा के लिए चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। वह MLA और MP का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें और भी कई अपराध शामिल हैं, जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का प्रचार कर रहा हो या किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर में प्रवेश करने से रोकना हो। जातिगत आधार पर यदि हम किसी को रोकते हैं तो भी ये अस्पृश्यता उन्मूलन के अंदर आता है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं या छात्रावास में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का
अपमान करना। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। हम किसी भी दूसरे देश के व्यक्तियों से या बाहर देश में भी उपाधियां प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें अपवाद के तौर पर शिक्षा और सेना में उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं, बाकी और कोई भी हम उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पहले भारतीय नागरिकों को जब हम ब्रिटिश के उपनिवेश थे तो उस समय पर बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, अब उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। उन उपाधियों को यह निषेध करता है कि राज्य से नया शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यदि कोई उपाधि प्राप्त करता भी है तो वो राष्ट्रपति की अग्रिम अनुमति से प्राप्त करेगा। यदि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तो वो इसको नहीं ले सकता। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का दूसरा अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं, बशर्ते ध्यान रहे भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह प्रत्येक नागरिक को दी गई है। उसमें अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं की जाती। संगम या संघ बनाने का अधिकार है। हम किसी भी विषय को लेकर के संघ बना सकते हैं। इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, कंपनी बनाने का अधिकार है, कोई साझा फर्म बनाने का अधिकार है, समितियां बनाने का अधिकार है, कोई क्लब बनाने का अधिकार है, एनजीओ बनाने का अधिकार है, नॉन ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर सोसाइटीज बनाने का अधिकार है, सोशल वेलफेयर सोसाइटीज बनाने का अधिकार है, एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटीज बनाने का अधिकार है, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार इसमें शामिल है। अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार है। संचरण की स्वतंत्रताएं कौन सी होती हैं? यानी कि दो भाग होते हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक जो देश में है और बाहरी देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापिस आने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। यह स्वतंत्रता भी इसी के अंदर आती है। निवास का अधिकार, हम भारत के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं, किसी भी भारत के अंदर की कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आजीविका कहीं भी कमा सकते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंध किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नियम कानून बनाने का अधिकार है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक हानिकारक औषधियों या विस्फोटक आदि व्यवसाय इसमें शामिल नहीं है। अपराध के लिए अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हम कोई भी अपराध करते हैं तो उसमें अपना वकील कर सकते हैं या कोई कानूनी राय ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या दोषी, जब तक उस पर दोष करार नहीं हो जाता तब तक हम उसको दोषी नहीं कहेंगे। कानून या न्यायालय जब तक उसको दंड नहीं देता तब तक हम उसको दोषी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार 3 व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई कार्य करते समय जो व्यक्ति अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है, यानी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। या दूसरा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। एक ही अपराध के लिए कई बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि स्वयं अपने विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते।
ऐसा आपके ऊपर प्रेशर या बाध्य या मजबूरी नहीं बनाई जा सकती। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। आपको जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए, यानी भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी यह अधिकार है, यदि कोई विदेशी हमारे देश में आया हुआ है तो। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवानी जरूरी है। यह प्रावधान 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अंतर्गत जोड़ा गया है। यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर नहीं, यानी प्राथमिक शिक्षा है। 6 साल से 14 साल तक का बच्चा जो शिक्षा प्राप्त कर सकता है उसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य है। जो उच्च शिक्षाएं हैं या जो प्रोफेशनल शिक्षाएं हैं जैसे पॉलिटेक्निकल, डॉक्टरी, वो इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 22 में निरोध, हिरासत एवं गिरफ्तारी के संरक्षण में अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 तरह की होती है, एक दंड विषयक और एक निवारक। दंड विषयक कौन सी होती है? जिसमें दंड सिद्ध हो गया हो, और निवारक जिसमें दंड सिद्ध ना हुआ हो। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और न्यायालय में उसे दोषी ठहराया जा चुका है को न्यायपालिका उसको दंड देती है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाए। अनुच्छेद 22 का पहला भाग, यानी कि जो दंडित है और उसको दोषी ठहराया जा चुका है, न्यायपालिका उसको दंड देती है, पहला भाग है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार है। यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको बताना होता है कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्राप्त करती है। दंडाधिकारी कौन होता है? न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार है, यानी कि जो आने जाने का समय लगेगा वो भी 24 घंटे के अंदर ही गिना जाएगा। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार भी है। यदि वो 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के पास पेश नहीं करता, यानी मजिस्ट्रेट के पास या न्यायालय में पेश नहीं करता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर रिहा भी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 की जो दूसरी बात थी, क्या थी? निवारक हिरासत, बिना सुनवाई के दोषी ठहराया जाए। तो उसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, नागरिक या विदेशी दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराता है। तो इसमें क्या क्या बातें की गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत अवधि 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक कि सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इस बारे में कोई उचित कारण न बताएं। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना जरूरी है। आपको किस अधिकार में जुर्म किया है, जुर्म में गिरफ्तार किया है, तो ये दोषी को बताना जरूरी है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, यानी वो कोर्ट में अपना वकील खड़ा कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, ये मौलिक अधिकारों का तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत में पुराने समय में जमींदारी प्रथा थी। सूदखोर और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, लेकिन अब इसे अपराध कर दिया गया है और कानून द्वारा दंडनीय किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेकारी, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सकती है। यानी ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। आप बीमार हैं या आपको कोई अनिवार्य कार्य घर पे है या कोई इमरजेंसी है, तो उस दौरान आपसे कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता, बेशक भी आपने उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए
उपलब्ध है। मानव तस्करी के विरुद्ध में यह अधिकार है। पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री के विरुद्ध है। वेश्यावृत्ति, देवदासी, दास और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ है। इस तरह के कृत्यों के लिए दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 13/1956 एक्ट 13/1956 यानी अधिनियम कानून 1956 को लागू किया हुआ है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक है, यानी छोटे बच्चों को हम फैक्ट्री में या कहीं काम नहीं करवा सकते। 14 साल से कम के बच्चों के से हम कोई काम नहीं करवा सकते। यदि 14 साल से 18 साल तक भी हम उससे काम तो नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी है कि उसने बेचारे ने काम करना ही पड़ेगा, तो किसी भी उसमें काम कर सकता है। उसकी जो वेतन है वो किसी बड़े व्यक्ति से कम नहीं दिया जा सकता, यानी कम वेतन में हम उसको अपनी दुकान फैक्ट्री पर नहीं रख सकते, जैसे चाय की दुकान वगैरह होती हैं। हालांकि यह अधिकार नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। बाल श्रम निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम है जो 2016 में लागू किया गया। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसाय में कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान में जो चौथा मौलिक अधिकार दिया गया है वो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। अंतःकरण किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने का आंतरिक स्वतंत्रता है। अपने मन की, अपने अंदर की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का मतलब है आंतरिक। धर्म को मानने का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी धर्म का प्रसार कीजिए, पूजा कीजिए, समारोह करिए, अपनी परंपराएं मनाइए। ये सारे अधिकार अनुच्छेद 25 में प्राप्त हैं। अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, अपवाद हैं। क्या हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी सार्वजनिक संस्थाओं पर नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई थी तो उस समय पर इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि यदि लोग इकट्ठे होंगे तो बीमारी फैल सकती है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव किया जा सकता है। अपने धर्म के प्रबंधन के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चल अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 की भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, यानी कि इसमें सीमाएं लगाई जा सकती हैं। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता है, यानी कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो पैसे चढ़ावा आता है, जो इनकम होती है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। 28 के अंतर्गत राज्य यानी भारत के क्षेत्र में निधियों में पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि अपने खुद के संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से धर्म की शिक्षा किसी स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाएगी। हालांकि यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होता जिनका प्रशासन द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा चल रही हों। केंद्र सरकार उनको प्रोत्साहित करता हो, केंद्र सरकार का राजस्व उनमें आता हो।
राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता। अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। भारतीय संविधान जो 5वां मौलिक अधिकार देता है वह अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देता है। यह दोनों अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए अनुच्छेद 19 में प्रावधान किया गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को उनकी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों के लिए जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी भारत देश में ऐसे एरियाज हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों की बोलियाँ, भाषाएं अलग हैं और वो अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये लागू होता है अनुच्छेद 29। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। निम्नलिखित अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं, चाहे वह धार्मिक हो या भाषाई। यदि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या निरस्त नहीं होंगे। यह उपबंध 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षक अल्पसंख्यकों को धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई की सुविधा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए, जैसा कि अनुच्छेद 29 नहीं है। ये 29 और 30 थे। अनुच्छेद 31, भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उस समय भारतीय को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में था। वर्तमान समय में वह अधिकार एक साधारण अधिकार बना दिया है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, यानी भाग 3 से उसको हटा दिया गया था और उसको भारतीय संविधान के 12वें भाग में अनुच्छेद 3 से ए में जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न रह करके कानूनी या संवैधानिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि ये जो मौलिक अधिकार 5 मौलिक अधिकार हमने पढ़े हैं, इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है या इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। यह एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपायों का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं, इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत नहीं बदला जा सकता। इसके निम्नलिखित 4 प्रावधान शामिल हैं। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश, रिट जारी
करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 पहले निर्धारित करता है कि ये उच्च शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। यानी आपातकाल के तहत मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं, 20 और 21 स्थगित नहीं होता है। निलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए निलंबित करना, और स्थगित का मतलब ऑल टाइम स्थगित करना। जैसे आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था तो उसको स्थगित कर दिया गया है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। जैसे गैर मौलिक संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार या लौकिक अधिकारों को गारंटी नहीं देता है, सिर्फ मौलिक अधिकारों की ही गारंटी है। अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो ही आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठाता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इन रिटों को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। जो ये 5 रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय कहकर पुकारा है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा न्यायालय गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए। यदि गिरफ्तारी का कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक पाया जाता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देता है। परमादेश, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, निगम, ट्रिब्यूनल या निचली अदालत को उनके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है। जब वे ऐसा करने में विफल रहते हैं या इनकार करते हैं। प्रतिषेध रिट या प्रतिषेध लेख, इसका अर्थ होता है रोकना। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है ताकि उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या उस मामले पर कार्रवाई करने से रोका जा सके। उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उत्प्रेषण या रिट भी एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है। यह उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या निचली अदालत द्वारा पहले दिए गए आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। यदि निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि या अधिकार क्षेत्र की अधिकता पाई जाती है। अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार या किस वारंट से। कई बार हम कहते हैं ना किस अधिकार से। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने या रोकने के लिए जारी की जाती है। यानी हम किसी को भी कहते हैं आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो, तो इस रिट का नाम है अधिकार परीक्षा। न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस कानून के अधिकार से उस पद पर है। उच्च न्यायालय भी 226 के तहत ये सारी रिट जारी करता है। अनुच्छेद 33, 34, 35, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इसका मुख्य उद्देश्य इनके समुचित कार्य करना और अनुशासन बनाए रखना है। यदि किसी राज्य में मामला बिगड़ जाता है, कोई ऐसी अशांति हो जाती है, तो उस पर सशस्त्र बल, CRPF आदि राज्य भेज सकता है। जैसे हरियाणा में जब राम रहीम को गिरफ्तार किया, जब CRPF आई थी, बाबा ये अपने रामपाल महाराज को गिरफ्तार किया
जब आई थी और जाट आंदोलन हुआ, तब आर्टिकल 33 के तहत केंद्र सरकार ने अनुशासन बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ के और सेना के जवान भेजे थे। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। आर्टिकल 34 के अंतर्गत भारत के किसी एक क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह संसद को इस बात की शक्ति भी देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या उसको पुनर्निर्मित करे। अनुच्छेद 35, इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त की गई है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, यह अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 16(3), 32(3) और 33 व अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के निष्कर्ष में बहुत सारे अपवाद, प्रतिबंध और स्थायित्व की कमी के बावजूद मौलिक अधिकार भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मनुष्य की वस्तुओं और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करता है, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की धारणा को मजबूत करता है। ये सामाजिक समानता एवं न्याय की नींव रखकर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को सुनिश्चित करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका कमाने का अधिकार देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने और अपने जीवन में विकास करने की सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।